हाय हेलो एवरीवन। सो आनंद राठी इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q4 के अपने रिजल्ट इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। सो उसी का एनालिसिस करेंगे एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम इस बिजनेस से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें सबसे पहले तो आनंद राठी का जो एक ग्रोथ मोमेंटम चल रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से, हर एक क्वार्टर में ये कंपनी जो है वो 30% 35% के आसपास की ग्रोथ नंबर रिपोर्ट कर रही थी। वो ग्रोथ मोमेंटम इनका कंटिन्यू रहा है फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। रेवेन्यू ग्रोथ जो है इनका वो 34% रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम इसमें अदर इनकम को इंक्लूड करते हैं तो इवन अगर हम उसको एक्सक्लूड भी कर दें तो भी इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 29-30% के आसपास है। तो काफी अच्छा हेल्दी ग्रोथ नंबर इन्होंने रेवेन्यू में रिपोर्ट किया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। देन जो कंपनी का AUM ग्रोथ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो ये पैसा मैनेज करते हैं जो अपने क्लाइंट्स का, उसमें 52% की ग्रोथ आई है। सो उसमें भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है। अब इसमें ऑब्वियसली एक एड ऑन एडवांटेज मिला है कंपनी को कि कैपिटल मार्केट ने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज लास्ट एक साल का अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें तो वो भी 20-22% के आसपास रहा है। ये एक एडवांटेज होता है इस तरीके के बिजनेस मॉडल में, वेल्थ मैनेजमेंट जैसे बिजनेस मॉडल में, कि अगर कैपिटल मार्केट अच्छा करता है, आपका निफ्टी अच्छा कर रहा है, सेंसेक्स अच्छा कर रहा है, तो वहां पे आपका जो AUM ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा और अच्छा हो जाता है। सो 52% की ग्रोथ रही है इनके AUM के अंदर। एंड देन अगर हम नेट प्रॉफिट का नंबर देखते हैं तो वो भी इनका 34% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो रेवेन्यू ग्रोथ 30% से ज्यादा, AUM ग्रोथ तो 52% रही है, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका 34% के आसपास रहा है। मार्जिन ऑब्वियसली थोड़े से कम हुए हैं, लास्ट ईयर 43% के मार्जिन थे, इस साल कम होकर के 40% पे है। बट ओवरऑल बाकी पैरामीटर्स अगर हम देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की फोर्थ क्वार्टर में भी। एंड अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर देखें अगर हम FY24 का, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगेन वही 34-35% के आसपास रहा है, AUM ग्रोथ 52% रहा है, एंड नेट प्रॉफिट भी इनका 34-35% से ग्रो हुआ है पूरे FY24 के अंदर। सो बहुत हेल्दी नंबर्स रिपोर्ट किए आनंद राठी ने फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। बाकी के अगर हम पैरामीटर्स देखें तो जैसे इनका प्रोडक्ट मिक्स अगर हम देखते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इनका 51% हो गया है अब टोटल AUM का। लास्ट ईयर ये नंबर 48% था। तो इसका मतलब कि पिछले एक साल में इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज्यादा पैसा एलोकेट किया है। एंड सेम प्रोपोर्शन से जो इनका डेट म्यूचुअल फंड है, वो लास्ट ईयर 12% था, वो कम हो गया, अब 9% हो गया। देन इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है, सो दो ही प्रोडक्ट में ये कंपनी डील करती है। पहला तो इनका म्यूचुअल फंड है एंड दूसरा इनका MLD है। सो MLD जो है वो इनका 24% है टोटल AUM का, एंड जो बाकी का 16% है वो है इनका अदर सेगमेंट। अब ये अदर सेगमेंट क्या है? सो बेसिकली हमने हमने इनके कॉन कॉल एनालिसिस में ये चीज काफी डिटेल में डिस्कस करी थी। आनंद राठी क्या करता है, जब भी किसी क्लाइंट को ये ऑनबोर्ड करते हैं तो उस क्लाइंट का कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ उनका डीमैट में कुछ शेयर्स होते हैं, कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड होता है, कोई एग्जिस्टिंग PMS होता है। उसको ये अपने कस्टडी में लेते हैं, एंड देन ग्रेजुअली विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ क्वार्टर्स में अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं। मे बी वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में या डेट म्यूचुअल फंड में या MLDs वगैरह में उसको आगे वो डिप्लॉय करते हैं। अब ये जो अदर सेगमेंट है, ये आनंद राठी का लास्ट ईयर 12% था, इस साल ये बढ़ करके 16% हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास और ज्यादा आइडल पैसा अभी पड़ा हुआ है जो उन्होंने मार्केट में भी डिप्लॉय नहीं किया, ना वो म्यूचुअल फंड में लगाया ना उन्होंने MLD में लगाया। सो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो और ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। देन वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में या एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है नेट इनफ्लो। नेट इनफ्लो बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसने पूरे साल में अपने इन्वेस्टर से पैसा लिया, मे बी SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, एंड सपोज कि 100 रुपीज उन्होंने कलेक्ट किए अपने इन्वेस्टर से पूरे साल में। अब वहां पे कुछ रिडेम्पशन भी होती है इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो सपोज 100 रुपीज कंपनी ने कलेक्ट किए और 20 रुपए का जो है वो पूरे साल में रिडेम्पशन आया, तो नेट इनफ्लो कितना रहा उस बिजनेस के लिए? 80 रुपीज। ये नेट इनफ्लो नंबर होता है। अब ये ऑब्वियसली इस मॉडल के लिए नेट इनफ्लो जितना ज्यादा ग्रो करेगा, जितना ज्यादा हेल्दी रेट से ग्रो करेगा, उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे हमें पता लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है या बिजनेस का जो हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है वो सस्टेन रह सकता है। क्योंकि अगर फ्रेश पैसा ही नहीं आ रहा और लोग रिडम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका जो AUM है वो कहां से ग्रो करेगा? अगर AUM ग्रो नहीं करेगा तो रेवेन्यू ग्रो नहीं करेगा। ये पूरा मॉडल इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए नेट इनफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है इस तरीके के मॉडल में। आनंद राठी का जो नेट इनफ्लो है वो 43% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगेन बहुत हेल्दी ग्रोथ नंबर आया उसमें। देन इनका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो नेट इनफ्लो है उसमें 27% की डी ग्रोथ आई है, वो 27% से गिर गया। अब ऑब्वियसली ये नेगेटिव लगता है, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया, रिडीम कर लिया। बट इसके पीछे का लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। आनंद राठी ने बेसिकली क्या किया है, मार्च के मंथ में
इनका मॉडल पोर्टफोलियो जो है, हर एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का एक मॉडल पोर्टफोलियो होता है। सो आनंद राठी ने अपने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप स्कीम है, उसमें से इन्होंने पैसा रिडीम किया है, एंड वो पैसा अभी किसी और फंड में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने एलोकेट नहीं किया है। सो वो रिडीम क्योंकि किया है इन्होंने, तो इसलिए जो नेट इनफ्लो नंबर है वो नेगेटिव दिख रहा है हमें, 27% का डी ग्रोथ दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दे तो इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो नेट इनफ्लो है वो 1000 करोड़ से बढ़ करके 1500 करोड़ हो जाता है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ आ जाती है उसमें। सो इन अ वे इससे हमें समझ ये आता है कि ये सिर्फ वन ऑफ था, क्योंकि कंपनी ने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया इस क्वार्टर में, मे बी उन्हें लगा होगा कि स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत ज्यादा आ गया है, सो वहां पे इट्स बेटर कि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह बुक किया जाए एंड कहीं और एलोकेट किया जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया उन्होंने, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में उनका इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो नंबर है वो हमें नेगेटिव दिख रहा है। अदरवाइज इसमें भी 50% के आसपास की ग्रोथ आई है इनकी। सो ओवरऑल नेट इनफ्लो के पैरामीटर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। देन अगर हम क्लाइंट रिटेंशन की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है आनंद राठी का। इनके 60% जो क्लाइंट है आनंद राठी के, वो 3 साल से भी ज्यादा के टाइम से जुड़े हुए हैं इनके साथ। इस पूरी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है हर एक कंपनी के लिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर क्लाइंट आपके रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं है या आपके सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल वो जो क्लाइंट है वो स्विच करेगा आपके कॉम्पिटिटर के पास में, तो उनको रिटेन करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो यहाँ पे आनंद राठी का रिटेंशन जो है वो 60% है, जो उनके 3 साल से भी ज्यादा के टाइम से उनके साथ क्लाइंट जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर ऑब्वियसली ये नंबर 63% था, तो उस कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल 60% का रिटेंशन नंबर एक बहुत हेल्दी नंबर है। सिमिलरली इन्होंने अपने आरएम को भी रिटेन करके रखा हुआ है। बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयज हैं, बहुत कम ऐसे आरएम हैं जो उनकी कंपनीज को छोड़ करके जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके आरएम एट्रिशन ज्यादा है, एट्रिशन रेट अगर आपका ज्यादा है, तो उसमें चांस क्या हो जाता है कि वो जो आरएम जो कुछ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स को जो मैनेज कर रहा था, अब वो जो आपके कॉम्पिटिटर कंपनी को जो ज्वाइन करेगा, तो वहां पे चांस हो जाएगा कि वो क्लाइंट वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगेन आपके लिए एक बिजनेस लॉस हो सकता है। सो दैट इज वाई कि अगर आप अपने आरएम को रिटेन करके रखते हो तो आपका जो क्लाइंट रिटेंशन है वो भी काफी हेल्दी रहता है। तो कंपनी ने दोनों चीजों को काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। आरएम एट्रिशन भी इनका काफी अच्छा है, क्लाइंट रिटेंशन भी इनका काफी हेल्दी लेवल पे है। एंड देन उसके बाद जो उनके दो बाकी के जो दो बिजनेस हैं, डिजिटल वेल्थ जिसमें ये मासेस को, रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का होता है, उनको ये सारी डिजिटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो बिजनेस भी ठीक ठाक आई थिंक 50-60% से ग्रो हुआ है, बट उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, अभी बहुत ही मिनिमल है। उस पर अभी कंपनी काम कर रही है, स्ट्रेटेजी डिसीजन ले रही है। सिमिलरली जो इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट है OFA, ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर, सो इसमें ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते हैं एंड एनुअली सब्सक्रिप्शन फी उनसे ये चार्ज करते हैं। उसमें भी नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं उसमें ग्रोथ आई है, लेकिन अगेन उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है पूरे रेवेन्यू में वो अभी बहुत ही कम है। तो मेन बिजनेस तो अभी इनका यही है प्राइवेट वेल्थ का, जिसमें ये कंपनी HNI, अल्ट्रा HNI और जो एफ्लुएंट है उनको ये मेनली टारगेट करते हैं, एंड इसमें ओवरऑल ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी रही है। नाउ अब जो लास्ट पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ गाइडेंस। सो आनंद राठी का मैनेजमेंट का अगर आप ग्रोथ गाइडेंस देखोगे लास्ट ईयर का, FY23 में जो इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया था इस पूरे साल के लिए, सो इनका टारगेट था कि रेवेन्यू ये 19-20% के आसपास टारगेट कर रहे थे ग्रोथ में, AUM ग्रोथ ही 21 से 22% का टारगेट कर रहे थे, एंड प्रॉफिट ग्रोथ ही कंपनी 22 से 23% का टारगेट कर रही थी फॉर FY24। बट जब हम एक्चुअल नंबर्स देखते हैं तो ऑब्वियसली हर एक क्वार्टर में, चाहे वो Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो या Q4 हो, हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अपनी गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से सरपास किया है। 34-35% की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है, AUM ग्रोथ तो 52% रही है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका 34-35% के लेवल पे रहा है। सो हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अपनी गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आप अगर इसका स्टॉक देखते हो तो एक बहुत ही लो पी पे ये ट्रेड करता था, 25-30 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था, बट कंसिस्टेंटली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 30-35% पे आ रही थी। इंडस्ट्री का ग्रोथ हमें पता है कि 5-10 साल में बहुत इजीली 20-25% पे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। सो ऐसे में मार्केट ने स्टॉक को रिवॉर्ड किया, बिकॉज वहां पे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप गाइड कर रहे हो 20-25% का, लेकिन जो आपकी डिलीवरी है वो 30%-35% की है। सो ऑब्वियसली वहां पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एंड क्योंकि ये स्टॉक लो पी पे ट्रेड कर रहा था तो एक बहुत ही जबरदस्त री रेटिंग हुई स्टॉक की, ऑलमोस्ट 5x हो गया ये स्टॉक पिछले 1 सवा साल के अंदर।
सो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स इसने डिलीवर किए हैं। बट अब यहां से सबसे इंटरेस्टिंग गेम है कि मैनेजमेंट ने जो इस साल के लिए जो गाइडेंस दिया है FY 25 के लिए, अगेन गाइडेंस वही ऑलमोस्ट सिमिलर है जो इनका लास्ट ईयर था। 21% का टारगेट कर रहे हैं ये रेवेन्यू में, 22% की ग्रोथ ये टारगेट कर रही है कंपनी AUM में, एंड प्रॉफिट ग्रोथ का इनका टारगेट है 24% का। सो बेसिकली आनंद राठी की जो मैनेजमेंट है ये काफी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। अगर आपने इसका जो हमने कॉन कॉल डिस्कस किया था वो भी अगर आप सुनोगे, सो उसमें भी कंपनी का यही कहना था कि हम हमारे जो क्लाइंट के साथ में भी जो हमारा कन्वर्सेशन होता है उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लाइंट को अंडर कमिट करें एंड ओवर डिलीवर करें। मतलब सरप्राइज अगर हमें करना है तो हम हायर साइड पे करें अपने शेयर होल्डर्स को भी एंड अपने क्लाइंट्स को भी। तो मैनेजमेंट ने कभी भी नहीं कहा कि हम 30% या 35% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। उनका गाइडेंस हमेशा से 20 से 25% का ही रहा है। लेकिन क्योंकि हर एक क्वार्टर में उस गाइडेंस को इन्होंने बीट किया है एक बहुत बड़े मार्जिन से, सो दैट इज द रीजन कि मार्केट जो आज स्टॉक को वैल्यू कर रहा है वो उसके बेसिस पे कर रहा है जो उसकी परफॉर्मेंस है। 34-35% की ग्रोथ इस पूरे इंडस्ट्री में, एक लो पी का स्टॉक था ये, सो उस अकॉर्डिंग मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया है, वो री रेटिंग दी है। अब यहां से भी गाइडेंस तो इन्होंने वही मेंटेन रखा है 20 से 25% का। बट इसमें एक रिस्क क्या हो जाता है, सपोज कि Q1 में एंड Q2 में लगातार अगर इनका ग्रोथ नंबर जो है वो कम होने लगता है, 35% से 25% या 20% के आसपास ग्रोथ आ जाता है, सो ऑब्वियसली वहां पे ये स्टॉक जो है वो ये 70-75 के पीई का पीई जो इसको मिल रहा है वो ये डिजर्व नहीं करता है। बिकॉज ग्रोथ रेट आपका इतने 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 शार्पली डिक्लाइन आ गया आपके ग्रोथ रेट में, 35% की ग्रोथ सडनली 20% हो गई। सो वहां पे ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। नाउ एज अ रैशनल इन्वेस्टर, विदाउट आई मीन कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम जब डिस्कस करें कि अगर हमारे पोर्टफोलियो बिजनेस में इस तरीके का केस होता है तो हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। सो नाउ सपोज अगर इस तरीके का केस हुआ तो एक रैशनल डिसीजन यहाँ पे क्या बनता है कि मुझे पता है कि मेरे इस बिजनेस ने ग्रोथ ग्रोथ अच्छी दी है एंड आगे का आउटलुक भी अच्छा है, 20-25% का ग्रोथ है। बट मुझे ये भी पता है कि अगर Q1 में वो नंबर जो है वो अगर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, 35 से वो 25 आया एंड 20 आया, तो वहां पे मार्केट इस स्टॉक को पनिश करेगा। एक बहुत बड़ा चांस है कि पनिश करेगा, बिकॉज जिस हिसाब से जिस जिस रेट से इसकी री रेटिंग हुई है उसी रेट से मार्केट इसको डी रेटिंग भी कर सकता है। सो वहां पे एज ए रैशनल इन्वेस्टर में क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना एलोकेशन कम कर सकता हूँ, जो हमने बेक्टर के केस में भी बात किया था कि बेक्टर की मैनेजमेंट ने कभी भी 30% या 35% का ग्रोथ नहीं कहा था। उनका टारगेट हमेशा से मिड टीन का था, मतलब 15-16-17% के आसपास का टारगेट था। बट मार्केट उसको क्यों उतना वैल्यू दे रहा था, बिकॉज वो उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके की आ रही थी, 30% 40% पे वो बिजनेस ग्रो कर रहा था। बट जैसे जैसे उसकी ग्रोथ कम आई, हमने देखा कि मार्केट ने उस अकॉर्डिंग स्टॉक को रिवॉर्ड करना बंद कर दिया, री रेटिंग जो है वो काइंड ऑफ उसकी बंद हो गई, स्टक हो गई। सिमिलर केस आप किसी भी बिजनेस के साथ देखोगे कि जब ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो एक चीज तो फिक्स हो जाती है कि वो स्टॉक जो है वो फिर आगे नहीं ऊपर नहीं बढ़ने वाला। जब तक वो ग्रोथ में एक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ जाती, वो जो डिक्लाइन फेस है वो उसका सस्टेनेबल नहीं हो जाता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज इसी अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। वी नो कि ये बिजनेस अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, आउटलुक बहुत अच्छा है, बट मार्केट तो हमेशा उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही उसको वैल्यू करेगा। सो अगर यहाँ पे उसकी ग्रोथ रेट में डिक्लाइन आता है तो चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ से स्टॉक डी रेट भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा हम अपना एलोकेशन कम कर ले, किसी और बेटर परफॉर्मिंग बिजनेस में वहां पे ऐड कर ले, वहां पे फोकस करे। एंड देन नाउ अगर Q1 में फिर से ये कंपनी 30-35% का ग्रोथ नंबर रिपोर्ट करती है तो मैं वापस से अपना एलोकेशन इंक्रीज कर दूंगा, बिकॉज वहां पे मुझे पता है कि मैनेजमेंट वापस से अपनी ग्रोथ गाइडेंस को बीट कर रही है, तो अगेन मार्केट इसको री रेट कर सकता है वहां पे भी। सो इस तरीके की एक जनरल थीसिस है जो हमें कॉन्स्टेंटली बिजनेस को ट्रैक करते हुए अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा डाउनसाइड जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है। नाउ लास्टली ऑब्वियसली अगर आप नुवामा के साथ में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली अभी भी एक बहुत बेटर डील है नुवामा वेल्थ के अंदर, बिकॉज वो बिजनेस जो है वो 40% के आसपास ग्रो कर रहा है, एंड उसका पी और आनंद राठी का पी अगर हम देखें तो डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है दोनों में। हमने इनके नुवामा के रिजल्ट में भी ये चीज डिस्कस करी थी, एंड पिछले 1-1.5 महीने में नुवामा का स्टॉक भी काफी अच्छे रेट से री रेट हुआ भी है। बट स्टिल अभी भी वो जो वैल्यूएशन का गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। बाकी जब नुवामा के रिजल्ट आएंगे सो वहां वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि नुवामा अपनी परफॉर्मेंस को अगर मेंटेन रखता है इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी, तो अगेन वो जो री रेटिंग वाली जो स्टोरी चल रही है वो जरूर चलनी चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन का गैप अभी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है नुवामा में और बाकी प्लेयर्स के बीच में।
सो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस था आनंद राठी का। परफॉर्मेंस अच्छी है बट ऑब्वियसली गाइडेंस थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू उनका करंट परफॉर्मेंस जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें। बाकी नुवामा के रिजल्ट आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, आनंद राठी का कॉन कॉल एक बार हो जाए सो वो भी हम काफी ब्रीफली एनालाइज करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।